महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है मगध साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज के बारे में हमने देखा था कि मेगास्थनीज ने किस तरीके से जो है भारत के बारे में वर्णन किया है, भारत की भौगोलिक स्थिति का किस तरीके से वर्णन किया था, भारत के रहन सहन का वर्णन किया है उसने, भारत का जो समाज है वो किस तरीके का था, भारत के समाज में कितनी जातियां थी, तो इस तरीके से उसने वर्णन किया था। इसके अलावा उसने कुछ ऐसा भी वर्णन किया है जो वास्तव में नहीं था। जैसे उसने कहा था कि भारत के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिखित कानून यहाँ पर नहीं था, लेखन कला से वो अनभिज्ञ थे, इस तरीके की बातें भी वो करता है। इसके अलावा वो कहता है कि भारत में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, इसका भी वो वर्णन करता है। ठीक है, तो इसके अलावा उसने जैसे हमने देखा था कि उसने बोला था कि 7 जातियां थी, 7 जातियों में सबसे प्रमुख जो जाति थी वो दार्शनिक थी और अंतर जातीय विवाह यहाँ पर नहीं होते थे, इस तरीके से उसने वर्णन किया है। वो कहता है कि जो समाज है उसके से जो लोग थे, उस समाज से संबंधित जो लोग थे, उनका विवाह सिर्फ अपने से संबंधित समाज में ही हुआ करता था, अन्य समाज में उसका विवाह नहीं होता था। इस तरीके का जो है मेगास्थनीज वर्णन करता है। आगे हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अब हम मूल्यांकन करें, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका यदि हम मूल्यांकन करें कि चंद्रगुप्त मौर्य में ऐसे क्या क्या गुण थे, क्या क्या अच्छाइयाँ थी, किस तरीके का वो उसका व्यक्तित्व था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक साहसी व्यक्ति था, सैनिक कुशलता उसमें थी, एक अच्छे कुशल सेना नायक के उसमें गुण थे, कुशल सेना नायक था। क्योंकि देखना हमेशा ये होता है कि सेना जो होती है उसका जो प्रमुख सेनापति होता है, हालांकि सेनापति उसमें रहता था लेकिन फिर भी जो प्रमुख सेनापति होता था वो हमेशा राजा ही हुआ करता था। तो उसमें कुशल नेतृत्व के गुण होने चाहिए, प्रशासक के गुण अच्छे होने चाहिए, तो उसमें कुशल सेना नायक के भी गुण थे, कुशल प्रशासक के भी गुण उसमें थे, कुशल प्रशासक। इसके अलावा हम देखें तो कूटनीतिज्ञ भी वो बहुत अच्छा था, कूटनीतिज्ञ, और ये गुण जो है उसके अंदर चाणक्य से आए थे। चाणक्य क्योंकि बहुत कूटनीतिज्ञ था तो उसके साथ में हमेशा वो रहता था, उसके साथ जो है सलाह मशवरा करके ही वो कोई भी कार्य करता था, तो इस तरीके से उसमें भी कूटनीतिज्ञता के गुण जो थे वो भरे हुए थे, कूट करके, तो कूटनीतिज्ञ भी वो था। साथ ही साथ अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति था वो, श्रेष्ठ व्यक्ति था, योग्य था। इसके अलावा हम देखें तो धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, किसी एक धर्म, हालांकि उसका जो धर्म मानता था, जिस धर्म का वो अनुयायी था वो जैन धर्म था, इससे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन फिर भी वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था, सभी धर्मों के वृद्धि के लिए उसने कार्य किया था, सभी धर्मों के विकास के लिए उसने कार्य किया, सभी धर्मों को दान आदि दिया करता था। तो इस तरीके से धर्म सहिष्णुता का भी गुण उसमें, धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, धार्मिक सहिष्णु यानी कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाला, तो इस तरीके से धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। इसके अलावा हम देखें तो जो प्रजा जो थी उसका हित हमेशा देखने वाला व्यक्ति था, यानी कि प्रजा हित को ध्यान में रखकर ही वो कोई भी कार्य करता था। प्रजा हित की बात यदि हम करें तो प्रजा हित में वो इतना ध्यान रखता था कि समय समय पर निरीक्षण के लिए वो स्वयं भी जाया करता था। निरीक्षण के लिए उसने निरीक्षक लगा रखे थे, जिनको मेगास्थनीज ने ओवरसीयर भी कहा है। निरीक्षक जो हमने बात की थी उसको ओवरसीयर भी, ओवरसीयर ये भी एक जाति बताई है उसने, ठीक है। तो ओवरसीयर निरीक्षक लगा रखे थे, लेकिन फिर भी वो निरीक्षण करने के लिए, प्रजा हित को ध्यान में रखते हुए वो निरीक्षण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं भी कभी कभी वेश बदल करके
और बाद में वो वहाँ पर जनता के बीच में जाया करता था, देखा करता था कि जनता जो है, मेरे साम्राज्य की जो जनता है वो सुखी है या नहीं है, उन्हें कोई दुख तो नहीं है, किसी प्रकार से कष्ट में तो नहीं है। इस तरीके से वो जनता के बीच में जाकर के और जनता के कुशलता का जो है हाल जानने के लिए वो जनता के बीच में जाया करता था। तो इस तरीके से प्रजा हित को वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। इसके बाद हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जो युद्ध में भी बहुत ज़्यादा पराक्रमी था, योद्धा था, एक अच्छा योद्धा वो था। ठीक है, अच्छा योद्धा, तभी तो उसने जो है अच्छा योद्धा था, तभी तो उसने पंजाब के जैसे क्षेत्र को जीता और मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को उसने जीत लिया और अपना साम्राज्य उसको बना लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये एक अच्छा योद्धा ही कर सकता है, एक कुशल सेना नायक ही ऐसा कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक अच्छा, योग्य, श्रेष्ठ सेना नायक और प्रशासक, एक अच्छा राजा वो हमेशा रहा है और याद आज उसको एक अच्छे जो है शासक के रूप में उसको याद किया जाता है। देखिए, उसकी जो अच्छाई की यदि हम बात करें तो वो हमेशा प्रजा हित में ही कार्य किया करता। हालांकि वो निरंकुश था। यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का भी अंकुश ना हो, इसके मन में जो करना चाहे, जो उसका मन करे वही कार्य वो करे, उसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, किसी की पाबंदी ना हो, उसको हम कहते हैं निरंकुश। यानी निर प्लस अंकुश, बिना अंकुश का, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, किसी का दबाव ना हो, किसी की रोक टोक ना हो। लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हमेशा मंत्री परिषद, मंत्रीगण जो होते थे उनसे सलाह लेकर के ही कार्य करता था। हमेशा उसके मंत्री परिषद में कुछ सदस्य होते थे, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही वो कार्य करता था। हालांकि उस समय राजा को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी, वो अपनी मर्जी से भी काम कर सकता था, निरंकुश था, लेकिन फिर भी वो इस तरीके का कार्य उसने, कभी गलत कार्य उसने नहीं किया। हमेशा प्रजा हित का कार्य किया और साम्राज्य के हित का कार्य किया। हमेशा अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए उसने प्रजा हित को ध्यान में रखते हुए जो है साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार जो है एक साम्राज्य जो है वो विशाल साम्राज्य की स्थापना वो कर लेता है। एक अखंड भारत का निर्माण उसने कर लिया था। अखंड भारत का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक सीमाओं से बना हुआ हो। प्राकृतिक सीमाओं का मतलब हमने बात की थी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हिंदू कुश जो पर्वत है वो हमारी प्राकृतिक सीमा है। उत्तर में हिमालय पर्वत हमारी प्राकृतिक सीमा है, दक्षिण में समुद्र हमारी प्राकृतिक सीमा है। तो उसने अपने साम्राज्य को उस पर ला दिया था, इस स्टेज पर ला दिया था कि प्राकृतिक जो सीमाएं हैं वो बन जाए। यानी प्रकृति ने जो सीमाएं बना दी एक क्षेत्र की, उस स्थान पर इसने अपने जो देश है, भारत है, ये जो बिखरा नहीं हो, अखंड, यानी जिसके कोई खंड नहीं है, टुकड़े नहीं है, तो इस तरीके से उसने अखंड भारत जो है उसका निर्माण किया था। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक का जो क्षेत्र है वो आगे कभी नहीं जीत पाया था। जैसे हम देखते हैं अंग्रेजों तक उसको जीतने का प्रयास किया गया था लेकिन वो नहीं जीत पाए थे। तो ये जो साम्राज्य इसने बनाया था, बहुत बड़ा साम्राज्य इसने स्थापित कर दिया था। तो ये कार्य जो किया वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन जो है उसके अंत में हमने बात की थी कि 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था। तो उससे जो है वो मृत्यु से पहले ही राजपाट का जो कार्य है वो अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप करके चला जाता है। इसका पुत्र था बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार को ये सौंप करके 298 ईसा पूर्व की बात है, ईसा पूर्व में वो अपने साम्राज्य का जो कार्यभार है वो अपने पुत्र पर सौंप करके और वो यहाँ से जैन धर्म की दीक्षा लेकर के और वो चला जाता है, ठीक है। कौन से धर्म की दीक्षा लेकर के? जैन धर्म की। जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रभाऊ से ली थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस तरीके से बिंदुसार के कंधों पर राजभार का कार्य सौंप करके और वो जैन धर्म की दीक्षा लेकर के और चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। जनता का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था और इतना दुख जब उसको देखा नहीं गया तो वो यहाँ से जाकर के और श्रवण मेलगोला में जाकर के सल्लेखना विधि से अपने शरीर यानी देह त्याग देता है।
तो इस तरीके से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध जो साम्राज्य है उसका शासक बनता है। 298 लगभग 28 वर्ष तक इसने शासन किया था। 28 वर्ष के शासन के बाद ये अपनी मर्जी से ही पुत्र को राजकार्य सौंप करके और चला जाता है। इसमें देखिए एक चीज हमारी रह गई थी कि मेगास्थनीज ने एक चीज और कही थी धर्म के लिए। वो कहता है कि हेराक्लीस जो है, भारत में लोग हेराक्लीस की पूजा करते हैं, ठीक है, हेराक्लीस की पूजा करते हैं। तो इसका जो समीकरण भारतीय लोगों ने किया है, हालांकि उसने यूनानी जो देवता हैं उनको भारतीय देवताओं से समीकरण किया है। उसने कहा है कि ये जो देवता हैं हेराक्लीस वगैरह ये भारतीय देवता नहीं है, ये यूनानी देवता हैं। तो वो बोलता है कि भारत के जो लोग हैं वो हेराक्लीस की पूजा करते हैं। तो भारतीय जो इतिहासकार है उन्होंने हेराक्लीस का जो समीकरण किया है वो किया है कृष्ण के साथ में। वो कहते हैं कि ये जो हेराक्लीस की बात कर रहे हैं वो कौन है, वो जो है कृष्ण है। तो इस तरीके से उसने हेराक्लीस को कृष्ण से समीकरण किया है। एक उसने बात की है कि भारतीय लोग जो है वो डियानिसस जो है की पूजा करते हैं। इसका समीकरण शिव से किया है कि शिव जो है उसको डियानिसियस बोला है, और हेराक्लीस जो है वो कृष्ण से समीकरण किया है। इतिहासकार कहते हैं कि वो हेराक्लीस यानी कृष्ण के बारे में कहना चाहते हैं, कृष्ण की बात कहना चाह रहे हैं। हालांकि उस नाम इंडिका में ये दो ही मिले हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार जो है उन्होंने डियानिसियस को शिव कहा है और हेराक्लीस को कृष्ण कहा है। तो ये बातें भी हमें इंडिका में मिलती है। आप इनको भी मेगास्थनीज की जो विवरण है उसी में नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार जो है वो शासक बनता है 298 ईसा पूर्व में, यानी तीसरी सदी ईसा पूर्व, ठीक है, इसको तीसरी सदी ईसा पूर्व बोलेंगे। बिंदुसार जो है उसको चीनी ग्रंथों में बिंदुपाल भी बोला गया है। क्या बोला गया है? बिंदुपाल, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम एक नाम मिलता है भद्रसार। इसके बाद इसको अमित्र घात भी बोला गया है। ये कई इसके नाम मिलते हैं। अमित्रोचेट्स भी इसका नाम मिलता है। ये यूनानी लेखकों ने बोला है। अमित्र घात भारतीय लेखकों में मिलता, भारतीय जो लेखक है उन्होंने अमित्र घात इसका नाम बताया है। भद्रसार जो है वो पुराणों में इसका नाम भद्रसार बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जैन जो ग्रंथ है उसमें इसको सिंहसेन बोला गया है। सिंहसेन, ये जैन ग्रंथों में सिंहसेन बोला गया है। बिंदुपाल चीनी लेखों में इसको बिंदुपाल, जैन ग्रंथ में सिंहसेन बोला है। वायु पुराण जो है उसमें भद्रसार बोला है। अमित्र घात इसको हिंदू जो ग्रंथ है उनमें बोला है। और अमित्रोचेट्स इसको किसमें कहा है? यूनानी लेखों में इसको अमित्रोचेट्स कहा है। तो इस तरीके से बिंदुसार के हमें अनेक नाम मिलते हैं, कई नामों से बिंदुसार को जाना जाता है, ठीक है। तो बिंदुसार की बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। बिंदुसार के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें मिलती है कि बिंदुसार जो है उसने एक विशाल साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था, जितना बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित कर दिया था, उस साम्राज्य की रक्षा उसने बहुत अच्छी तरीके से की थी। किसने? बिंदुसार ने। इसकी माता का नाम मिलता है दुर्धरा। दुर्धरा, ये इसकी माता का नाम मिलता है, बिंदुसार की माता का नाम, ठीक है। तो ये इसकी माता का नाम मिलता है। जैन ग्रंथों में इसको दुर्धरा कहा गया है कि इसकी माता का नाम दुर्धरा है और पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी माता का नाम मिलता है। इसके अलावा जो है बिंदुसार के समय विदेशियों के साथ में इसके अच्छे संबंध थे, राजदूतों का आवागमन हुआ था, उसकी चर्चा भी हमें मिलती है। तो उसमें बताया गया है कि बिंदुसार के समय यहाँ पर मिस्र से राजदूत आए थे। तो मिस्र से हम बात करें तो दो राजदूत इसके समय भारत में आते हैं, डायनोसियस और डायमेकस।
ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राजदूत आया था वो कौन था, मेगास्थनीज, ठीक है। और इसके समय जो है डायनोसियस और डायमेकस, देखिए ये जो डायनोसियस है वो राजदूत था टोलेमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र से आया है डायनोसियस टोलेमी फिलाडेल्फस। और दूसरा जो है वो डायमेकस, ये अंतियोक नाम का राजा है, अंतियोक, और ये है सीरिया का। तो आप नोट कर लेना इसमें, अंतियोक राजा कहाँ का, ये राजा का नाम मैंने लिख दिया है। टोलेमी फिलाडेल्फस मिस्र से आया है और अंतियोक जो है वो सीरिया से आया है। तो इस तरीके से ये जो डायनोसियस और डायमेकस दो राजदूत उसके समय आते हैं। इनका भी कई बार जो है वर्णन आ जाता है कि बिंदुसार के समय कौन कौन से राजदूत आए थे और कहाँ से आए थे, किस शासक ने भेजे थे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद करनी है। टोलेमी फिलाडेल्फस जो है वो मिस्र का है और अंतियोक जो है वो सीरिया का है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले कि और डायनोसियस और डायमेकस ये इनके नाम है। ज्यादातर नाम ही पूछे जाते हैं पर फिर भी आप सब कुछ जो है ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से दो राजदूत इसके समय आते हैं। अब देखिए डायमेकस जो है इससे ये तीन चीजों की मांग करता है बिंदुसार, यानी अंतियोक से ये कहलवाता है कि हमें तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें जैसे सूखी अंजीर है, सूखी अंजीर या सूखे मेवे भी हम इसको बोल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आप बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मदिरा और दार्शनिक, ठीक है। तो अंतियोक जो है वो कहता है सूखी अंजीर और मदिरा तो इसको भिजवा देता है, लेकिन दार्शनिक के लिए वो मना कर देता है। कौन, अंतियोक। अंतियोक कहता है कि हमारे यहाँ पर दार्शनिक जो है उनको भेजा नहीं जाता, दार्शनिकों का आवागमन नहीं होता है। तो इस तरीके से वो इसके लिए मना कर देता है और ये दो चीजें उसको भेज देता है। कई बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बिंदुसार जो है उसने सीरिया के शासक से किन तीन चीजों की मांगे की थी या किस किस चीज की मांग की थी। तो आपका ये यहाँ पर सूखे मेवे भी आ सकता है, सूखे अंजीर, जो भी आपको लिखना चाहो, ठीक है। सूखे मेवे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसको आप ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। और एक मदिरा की भी उसने मांग की थी और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो उसने दो चीजें भिजवाने के लिए हाँ कर लिया था, लेकिन दार्शनिक के भिजवाने के लिए उसने मना कर दिया था। उसने बोला दार्शनिक जो है उसका हम व्यापार नहीं करते हैं, दार्शनिक को हम नहीं भिजवाते हैं। तो इस तरीके से बिंदुसार जो है उसका विदेशों के साथ में राजदूतों का आवागमन भी होता था और विदेशों के साथ में भी अच्छा संबंध था। तो बिंदुसार के बाद में फिर शासक बनता है अशोक। तो उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।